नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं चिराग पासवान जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले दिनों जिस तरीके से 12 जनपद को खाली कराया गया, तो पूरा मसले को ये कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका कशिश में स्वागत है। थैंक यू स्नेहा। पूरा मामला आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से 12 जनपद को खाली कराया गया, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो आपके प्रश्न में है वही जवाब भी है मेरा। तरीके से मुझे दिक्कत है, प्रक्रिया से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज नहीं तो कल 12 जनपद को मुझे खाली करना ही था। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कानून निर्माताओं में से हूँ। भाई, जब हम लोग लोकसभा में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, तो हम लोग कानून बनाते हैं। ऐसे में किसी भी कानून का उल्लंघन मैं करूँ, ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है। कानून का मैं सम्मान करता हूँ, मेरा परिवार सम्मान करता है, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ जिस चीज़ के लिए, उस पर अपना हक या अधिकार जताना कतई जायज़ नहीं है। तो इसीलिए 12 जनपद पे मेरा कभी अधिकार था ही नहीं। जब तक बातचीत से एक्सटेंशन होते रहे, भाई एक्सटेंशन हुए तभी मुझे रहने वहाँ पे दिया गया। पर उसके बाद जब एक्सटेंशन की बात समाप्त हो गई, तो मैंने भी स्वतः वहाँ से अपने परिवार के साथ मूव आउट करना मैंने उचित समझा। अब इसमें जो तरीका अपनाया गया, सिर्फ उन 2 विषयों पर मुझे थोड़ा सा ऐतराज़ है। क्यों मुझे केंद्र सरकार के द्वारा 29 तारीख को, जब मैं सहपरिवार खाली करने को तैयार था और मैं निकल रहा था घर से 29 तारीख की रात को, क्योंकि 30 को का मुझे अल्टीमेटम था, मुझे था कि मैं उससे पहले ही निकल जाऊं। जब मैं 29 तारीख को निकल रहा था, क्यों मुझे केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन नहीं, ये वादा किया गया कि भाई आप रह सकते हैं उस घर में, क्यों ये वादा किया गया मुझे नहीं पता। जब अगले दिन जब इस तरीके से फोर्स भेजनी थी, तो एक दिन पहले आपने मुझसे ये वादा ही क्यों किया। बहरहाल, मुझे वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, आपने गलती से मुझे कह दिया होगा, फिर भी फोर्स आ गई, जो भी है, मुझे वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अधिकारी ही नहीं हूँ वहाँ पे रहने का, तो मुझे निकलना ही था। जो तरीका अपनाया गया, अगले दिन जब मैं दोपहर तक अपने परिवार के साथ जब मैं निकल गया हूँ वहाँ से, तो भैया जो 35 साल का जो सामान है उसको पैक करने में तो समय लगेगा, पर उसको जिस तरीके से घर के बाहर फेंका गया, आप सब फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, जला दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं, पर जिस तरीके से मेरे पिताजी की तस्वीरों को फेंका गया है, उनके शीशे टूटे हैं, उनकी तस्वीरें चकनाचूर हुई हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां, उनके तैल चित्र को जिस तरीके से अपमानित कर कर, और वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। भाई, जितना मुझे अफसोस दुख इस बात का है कि महापुरुषों का जिस तरीके से अपमान हुआ, वहीं मेरे पिता, भाई जो मेरे लिए सब कुछ हैं आज की भी तारीख में, उनका इस तरीके से अपमान, और उसका कारण नहीं है ना भैया, हम लोग तो घर से निकल गए। अब जो समय लगेगा, 1 घंटा भी अगर आप लोग नहीं देंगे, तो ये कहाँ का न्याय है भैया, वो समय लगेगा। ऐसे आप तस्वीरों को आप बाहर फेंक रहे हैं, आप डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की, तमाम महापुरुषों की मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को आप अपमानित कर रहे हैं। ऐतराज़ मुझे सिर्फ इस बात से है, घर खाली किया, मुझे करना ही था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने मुझसे वादा कर दिया झूठा कि आपको नहीं करना, फिर भी अगले दिन फोर्स आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर जो तरीका था उससे मुझे ज़रूर ऐतराज़ है। इसके साथ आपने ये बोला कि नेपोटिज्म में आपको संघर्ष मिला है। बिल्कुल, संघर्ष मुझे विरासत में मुझे मिला है, मेरे नेता से मैंने सीखा है। भाई, मेरे नेता के बारे में कहा जाता है कि मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री मेरे पिता उस सरकार में ज़रूर रहे। मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था जब तक वो जीवित थे। पर मेरे पिता को लोगों ने इस दृष्टि से देखना शुरू किया 89 के बाद, जब वो वीपी सिंह जी की सरकार में पहली बार वो मंत्री बने। पर वो पहली बार विधायक 69 में बन गए थे भैया। 69 से 89 तक का संघर्ष किसने देखा? कितनी बार वो आगे बढ़े, उनको पीछे खींचा गया, फिर वो आगे बढ़े, फिर उनको पीछे खींचा गया। 80 का एक ऐसा दशक था जब 77 में पहली बार वो सांसद बने, पर 84 में जिस तरीके से इंदिरा जी का निधन हुआ, उस चुनाव को वो हार गए थे। वो एक दौर 84 से लेके 89 का ऐसा था जब वो एक कमरे के घर में रहते थे। उस वक्त मेरा भी जन्म हो चुका था, मेरी बड़ी बहन भी उस वक्त मौजूद थी। एक कमरे के घर में हम सब रहते थे। वो 5 साल 89 तक हम लोग रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं भैया। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको कोई सुख सुविधाओं का ना मुझे शौक़ है, ना मुझे ज़रूरत है, मेरे लिए वो ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए जिस तरीके से मेरे पिताजी एक कमरे के घर में रह लिए, मैं भी आज कहीं पे भी रह सकता हूँ। आप मुझे घर दें, नहीं दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सम्मान मुझे ज़रूर चाहिए। और ख़ास तौर पर अपने दिवंगत पिता का कोई मेरे सामने अपमान करे, इस बात का एतराज़ मुझे ज़रूर रहा है।
रामविलास पासवान जी ने अपने 32 साल उस घर में बिताए थे, काफ़ी यादगार पल रहे होंगे आपके। आप कुछ उस यादगार पलों के बारे में बताना चाहेंगे? वो यादें मेरे दिल में हैं, घर में नहीं। जी। खुशियाँ अपनों से मिलती हैं, चार दीवारों से नहीं मिलती। घर वो है, यहाँ पर भी जब मेरी माँ मेरे साथ हैं, आज मेरे पिताजी नहीं हैं, तो उनकी कमी वही पूरी करती हैं। तो जहाँ पे मेरी माँ है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे भांजे भांजियाँ हैं, मेरी नानी है, मतलब मुझे खुशी है कि उनका आशीर्वाद, एक बड़ी आयु हो गई है उनकी, 85 वर्ष से ज़्यादा है, बोल चल नहीं सकती, पर मेरे लिए वो घर है। चार दीवारी मेरे लिए घर नहीं है। यकीनन उस घर से बहुत यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, पर वो तमाम यादों को अपने दिल में मैंने संजो के रखा है। जब चाहूँगा उन यादों को ताज़ा कर लूँगा अपने दिल में। उसके लिए मुझे किसी घर या ईंट पत्थर से बने हुए मकान की ज़रूरत नहीं है। सर, इसके साथ आपको मोदी जी का हनुमान कहा जाता था, तो पर आप मोदी जी ने भी आपकी कुछ तरीके से हेल्प नहीं की, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? गैर कानूनी मदद की अपेक्षा मैं क्यों रखूं किसी से? भाई, मेरा कानूनी अधिकार ही उस घर पे नहीं बनता। अपेक्षा सम्मान की ज़रूर थी। अपेक्षा मुझे केंद्र सरकार से सम्मान की ज़रूर थी कि भैया आपने भले मुझे धोखा दे दिया एक दिन पहले बुलाकर, और जिन्होंने बुलाया भाई बड़े मंत्री हैं, मैं उनकी बात पे क्यों नहीं मानूंगा? केंद्र सरकार के इतने बड़े मंत्री बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए घर को लेकर। तो जिस तरीके से मेरे साथ धोखा किया गया, मुझे उससे भी एतराज़ नहीं है, पर सम्मान के बिना मैं कहीं पर रहूं, ये मेरे स्वाभिमान को गवारा नहीं है। और देखिए, मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूं, अगर मुझे घर या इन सुख सुविधाओं, सत्ता, इन सब का लालच होता ना, तो आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक होता और तमाम चीज़ें शायद मुझे परोस कर मिलती। 2020 में जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मैंने लिया था, उस वक्त भी मुझे पता था कि भैया कठिनाइयाँ आएंगी और अनेकों आएंगी, और इससे बड़ा क्या, मेरे परिवार को तोड़ दिया गया, मेरी ही पार्टी से मुझे अलग कर दिया गया, मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल फेंक दिया गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, दिक्कत मुझे होती है जब आप मेरे पिताजी का अपमान करते हैं। और कई लोग हैं जो खामोशी से इस तमाशे को देखते हैं। वो लोग भी, जिसमें मैं अपने चाचा जी का मैं जिक्र करूंगा कि भैया जो अभी तक कहते नहीं थकते थे कि वो मेरे भगवान हैं, मेरे पिताजी को अपना भगवान मानते थे, कहते थे कि भैया रामविलास पासवान स्मारक उसको घोषित कर देना चाहिए। आज महज एक कुर्सी के लिए, एक मंत्री पद के लिए, जिस तरीके से अपने भगवान के मंदिर को ध्वस्त होते हुए उन्होंने देखा, अपने भगवान की धर्मपत्नी को, उनके बेटे को जिस तरीके से बेइज्जत करके उस घर से निकाला गया, उस पर वो खामोश रहे, तो भैया ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका रिश्ता महज स्वार्थ का था। वहीं मेरी रगों में उस नेता का खून है जिसने मंत्री पद का कभी लालच नहीं किया। भैया 2002 में मौका आया, 1 मिनट में अपने विचारों से बिना कोई समझौता किए हुए मंत्री पद को लात मारकर वो निकल गए थे। उस वक्त उन्होंने भी नहीं सोचा कि भैया 12 जनपद रहेगा कि नहीं रहेगा। जब उन्होंने कभी नहीं सोचा, तो मैं कौन होता हूँ कि भैया भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में अपनी नीतियों को, अपने विचारों को मैं किसी के सामने बेच दूँ? ये मेरे संस्कार नहीं है। और इसके साथ जिन लोगों का सहारा था 12 जनपद, आपको लगता है कि वो छिन गया है? बिल्कुल, मुझे तकलीफ इस बात की ज़रूर है। देखिए, चिराग पासवान, मैंने कहा, मुझे भाई एक कमरे के घर से मैं निकला हूँ, और जो लोग ये सोचते हैं कि भैया 50 साल मेरे पिता मंत्री रहे, एक घर दिखा दें दिल्ली में जो उनका हो, दिखा दें कहाँ पे उन्होंने घर बनाया, नहीं बनाया। तो भैया मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मैं कहीं पे भी जाके मैं रह लूँगा, बट हाँ, मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं, 20-25 उनके स्टाफ के लोग जो उनके लिए काम करते थे, मेरा स्टाफ है, जिनके परिवार के लोग उसी घर में रहते थे, 12 जनपद में रहते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लिए वो 2 दिन अपने से ज़्यादा उनकी व्यवस्था करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। भाई, मैं तो कहीं पे भी रह लूँगा, मैं रह ही रहा हूँ अपनी नानी के यहाँ, मैं कहीं पे भी रह लूँगा, पर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उन लोगों के लिए व्यवस्था पहले करूँ जो 25, 30, 40 साल से मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ रहे हैं। उनके लिए ज़रूर मुझे दुख है। अपनी तरफ से जितना हो पाएगा मैं प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम वही जिस कदम पे मैं अभी तक चल रहा हूँ। नीतीश सरकार की पोल खोलते रहना, जनता की बातों को निरंतरता में उजागर करते रहना, बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध। भाई, ये लोग तो चाहते हैं कि मैं हाथ पांव सिमट के बैठ जाऊं। इन लोगों को लगता है कि भैया चिराग को घर से निकाल दोगे तो मायूस हो जाएगा, महीनों तक नए घर की व्यवस्था में उलझा रहेगा। भाई, मैं तो दूसरे दिन यहाँ पर आ गया हूँ और पार्टी के कार्यक्रमों में मैं लग गया हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं वो निरंतरता में मायूस होंगे।
मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ इतनी मजबूती से है कि मुझे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। तो यस, मेरा जो लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसी मुहिम पर मैं चल रहा था, चलता रहूँगा। तो ये थे जमुई से सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बातें बहुत ही बेबाकी से हमारे सामने रखी। आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। मैं स्नेहा गुप्ता।